लास्ट हमने टूरिज्म के बारे में लिखा था ना शायद। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट लिखा था। ठीक है, नेक्स्ट लिखो। कंट्रीब्यूशन ऑफ स्पेस सेक्टर इन इंडियाज जीडीपी। कंट्रीब्यूशन ऑफ स्पेस सेक्टर इन इंडियाज जीडीपी। सितंबर के इसके एक दो बचे हुए इंपॉर्टेंट, फिर ये खत्म हो जाएगा। सो लिखो इसमें, अकॉर्डिंग टू रीसेंट रिपोर्ट, according to recent report, over the last decade, according to recent report, over the last decade, india's space sector india's space sector directly contributed around 24 billion, around 24 billion US dollars और 20,000 करोड़ और 20,000 करोड़ रुपीस टू जीडीपी ऑफ इंडिया, टू जीडीपी ऑफ इंडिया। सो पिछले 10 सालों में अगर हम देखें, हमारे स्पेस सेक्टर से अप्रोक्सीमेटली हमारी जो टोटल जीडीपी है, जीडीपी का मतलब क्या है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। मतलब एक साल के अंदर हमारे देश में टोटल कितनी प्रोडक्शन होती है, उसकी वैल्यू जो होगी दैट इज योर जीडीपी। मैं कई बार एग्जांपल देता हूं कि एक साल में एक कंट्री में 10 बिस्किट के पैकेट बने, एक बिस्किट के पैकेट की कीमत है 10 रुपए, टोटल 10 बने हैं तो टोटल कितना हो गया? 100 रुपया। उस साल में हमारे देश में टोटल 100 रुपए की प्रोडक्शन हुई। अगर मैं बोलता हूं कि इंडिया की जो जीडीपी है दैट इज अराउंड अराउंड 3.8 ट्रिलियन यूएस डॉलर, तो मतलब क्या है? हमारे देश में हर साल अराउंड 3.8 ट्रिलियन यूएस डॉलर की प्रोडक्शन हो रही है। उसमें से 24 बिलियन जो है यूएस डॉलर की प्रोडक्शन, वो कहां पे हुई है? स्पेस इंडस्ट्री में। या करोड़ों में लगाना है तो 20,000 करोड़ की टोटल प्रोडक्शन पिछले 10 सालों में हुई है। कहां पे? स्पेस सेक्टर में। पिछले 10 सालों की मैं बात कर रहा हूं, एक साल की बात नहीं कर रहा हूं। इतना एक साल में कर दे तो क्या ही बात हो, आप बोल सकते हो। 10 सालों की टोटल प्रोडक्शन है स्पेस सेक्टर की। तो मतलब ठीक ठाक कंट्रीब्यूशन तो ये कर रहे हैं, और अभी ये और बढ़ता जा रहा है स्पेस सेक्टर, इसमें और प्रोडक्शन बढ़ती जा रही है। ठीक है, कितने सारे नए नए रॉकेट्स एंड कितने सारे नए नए सैटेलाइट्स आपको बनते हुए देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट में लिखो, ओवर द पास्ट डेकेड, ओवर द पास्ट डेकेड इंडिया हैज इन्वेस्टेड, इंडिया हैज इन्वेस्टेड अराउंड 13 बिलियन, 13 बिलियन, अराउंड 13 बिलियन यूएस डॉलर, 13 बिलियन यूएस डॉलर इनटू द स्पेस सेक्टर, इनटू द स्पेस सेक्टर, and as per the global ranking, and as per the global ranking, indian space economy, indian space economy ranked, ranked 8th largest, ranked 8th largest।
सो दुनिया में अगर आप स्पेस सेक्टर की बात करो तो 8वें नंबर पे हमारा स्पेस सेक्टर जो है वो आपको देखने को मिलता है। और पिछले 10 सालों में 13 बिलियन यूएस डॉलर का इन्वेस्टमेंट हमारी सरकार ने सेक्टर में किया है। और इस सेक्टर में पिछले 10 सालों में 24 बिलियन यूएस डॉलर की प्रोडक्शन जो है वो आपको देखने को मिली है। नेक्स्ट पॉइंट, इन द यूनियन बजट 2024-25, इन द यूनियन बजट 2024-25, इंडियन गवर्नमेंट एलोकेटेड, इंडियन गवर्नमेंट एलोकेटेड मोर देन 13,000, मोर देन 13,000, मोर देन 13,000 करोड़, 13,000 करोड़ to the space related initiatives, to the space related initiatives। तो इस बार का जो बजट है 2024-25 का, जो कि जनवरी 2024 में रखा गया था, उसके अंदर 13,000 करोड़ से ज्यादा जो रुपया है वो हमारे देश की सरकार ने इस बार दिया है। कौन से सेक्टर को? स्पेस सेक्टर को। पिछले 10 सालों में कितना है? 13 बिलियन यूएस डॉलर, मतलब काफी ज्यादा अमाउंट है। इस साल में कितना दिया है? 13,000 करोड़। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखो, इंडियन स्पेस सेक्टर सपोर्ट, इंडियन स्पेस सेक्टर सपोर्ट अराउंड 96,000, 96,000, अराउंड 96,000 जॉब्स, 96,000 जॉब्स अक्रॉस बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर, अक्रॉस बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर। तो हमारे स्पेस सेक्टर में चाहे तो इसरो हो, चाहे कोई प्राइवेट स्पेस इंडस्ट्री इन्वॉल्व हो, नई नई प्राइवेट स्पेस इंडस्ट्रीज आ रही हैं, तो टोटल अगर आप जॉब्स देखोगे तो 96,000, 96,000 जॉब्स प्रेजेंटली हमारे देश में कौन से सेक्टर में है? स्पेस सेक्टर में, जो कि आगे और बढ़ने के चांसेस हैं, आप बोल सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट, इंडियाज स्पेस सेक्टर, इंडियाज स्पेस सेक्टर showcases great productivity, showcases great productivity, comma, being 2.5 times, 2.5 गुना, being 2.5 times more productive, 2.5 times more productive than the industrial sector, than the industrial sector, comma, in this sector, in this sector every year, every year new startups, new startups have been establishing, new startups have been establishing। तो काफी अच्छी इसकी प्रोडक्टिविटी है, इंडस्ट्रियल सेक्टर से 2.5 गुना ज्यादा इसकी प्रोडक्टिविटी है। और हर साल नए नए इंडस्ट्रीज इस सेक्टर में ओपन हो रहे हैं, स्पेस इंडस्ट्रीज ओपन हो रही हैं। हर साल कोई ना कोई नया स्टार्टअप आपको देखने को मिलता है। तो मतलब प्रोडक्टिव सेक्टर है, इसके ऊपर हमें और सोचना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट, अकॉर्डिंग टू द फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट पॉलिसी, according to the foreign direct investment policy of government of India, of government of India, 100% FDI,
100% FDI, that is foreign direct investment, is allowed in this sector, is allowed in this sector तो 100% एफडीआई अलाउड है। मतलब क्या है, हमारे देश में स्पेस सेक्टर की कोई भी आप ऐसी इंडस्ट्री सेटअप कर सकते हो जिसमें सारे का सारा पैसा बाहर के इन्वेस्टर्स ने लगाया होगा। 100% एफडीआई का मतलब क्या होता है कि बाहर की कोई स्पेस सेक्टर की इंडस्ट्री आके यहाँ पे कंप्लीट अपना प्लांट लगा सकती है। नहीं तो क्या होता है 49% एफडीआई, मतलब क्या है, उसमें 51% इंडियन बंदों का शेयर होगा, 49% बाहर के इन्वेस्टर का होगा। 100% एफडीआई का मतलब है 100% बाहर के इन्वेस्टर का पैसा यहाँ पे लग के कंपनी ओपन होगी, आप बोल सकते हो। ठीक है, तो 100% एफडीआई इसमें अलाउड है, तो मतलब बाहर से इन्वेस्टमेंट आने के चांसेस आर वेरी हाई, अलाउ कर रखा है सरकार ने। नेक्स्ट पॉइंट देखो, करंटली इन द एक्सपोर्ट मार्केट ऑफ इंडिया, currently in the export market of India, the share of space sector, the share of space sector is around 0.3 billion, is around 0.3 billion US dollar, comma, government target to boost this share, to boost this share to 11 billion US dollar in the coming years, to 11 billion US dollar in the coming years। प्रेजेंटली हमारा देश जितना भी एक्सपोर्ट करता है उसमें से कुछ छोटा सा हिस्सा है जो स्पेस सेक्टर से एक्सपोर्ट होता है, मतलब स्पेस सेक्टर, स्पेस इंडस्ट्री के द्वारा बनाए गए प्रोडक्ट जो हम बाहर की कंट्रीज को बेचते हैं। टोटल वैल्यू कितनी है, 0.3 बिलियन, बहुत कम अमाउंट है। इसको बढ़ा के हम 11 बिलियन तक ले जाना चाहते हैं, तो मतलब एक्सपोर्ट के अंदर भी हम स्पेस इंडस्ट्री के प्रोडक्ट को बेचेंगे और ज्यादा बेचेंगे फ्यूचर में। नेक्स्ट पॉइंट, इन 2023, इन 2023 द स्पेस टूरिज्म मार्केट, द स्पेस टूरिज्म मार्केट ऑफ इंडिया, ऑफ इंडिया valued at 848 million, of India valued at 848 million US dollar, which is likely to rise, which is likely to rise up to 27 thousand million, 27,000 million बाय 2032। 2032 तक स्पेस टूरिज्म की जो इंडस्ट्री है वो बहुत ज्यादा ग्रो हो जाएगी। स्पेस टूरिज्म का एक्चुअली मतलब क्या होता है कि स्पेस इंडस्ट्री को इन्वॉल्व करके टूरिज्म प्रमोट करना। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे यहाँ से कोई सैटेलाइट लॉन्च हो रही है तो उसको देखने के लिए लोग आ रहे हैं। इसके अलावा अभी हमारे देश ने तो स्टार्ट नहीं किया है लेकिन यूएसए ने स्टार्ट कर दिया है। कैसे, वो बोल रहे हैं आपको रॉकेट के अंदर बिठा के स्पेस में लेके जाएंगे, 2-3 घंटे वहां पे रखेंगे, फिर वापस ले आएंगे। ये एलन मस्क कर रहा है, उसकी कंपनी है, प्राइवेट कंपनी, जिसका नाम है स्पेस एक्स। तो ये एक फ्यूचर है, आप बोल सकते हो। आजकल तो टूरिज्म कहां तक सीमित है कि ये देख लो हिस्टोरिकल प्लेसेस ये वो,
कल को एक नया टूरिज्म आने वाला है जिसमें क्या है, आपको स्पेस विजिट करवाया जाएगा और वापस यहाँ पे धरती पे। तो ये चीज स्पेस एक्स ने तो स्टार्ट कर दी है। इंडिया भी फ्यूचर में ये स्टार्ट करने वाला है। जब वो हमारा स्टार्ट हो जाएगा तो आपका स्पेस से रिलेटेड टूरिज्म और ज्यादा बढ़ जाएगा, आप बोल सकते हो। ठीक है, अभी इसमें बहुत कम शेयर है अगर देखा जाए तो। नेक्स्ट पॉइंट, इंडियाज शेयर, इंडियाज शेयर इन द ग्लोबल स्पेस इकोनॉमी, इंडियाज शेयर इन द ग्लोबल स्पेस इकोनॉमी is around is around 2.6%, is around 2.6%, which is likely to rise in the future, which is likely to rise in the future, likely to rise in the future। ठीक है, तो यहां पे अभी तो हमारा शेयर बहुत कम है। पूरी दुनिया में स्पेस सेक्टर की जो टोटल प्रोडक्शन होती है उसमें अराउंड 2.5% प्रोडक्शन कौन करता है, इंडिया। पूरी दुनिया में स्पेस इकोनॉमी का मतलब क्या है, पूरी दुनिया में जो अलग अलग स्पेस इंडस्ट्रीज अलग अलग देशों में लगी हुई हैं, वो टोटल जो प्रोडक्शन करती है उसमें से 2.5% के अराउंड प्रोडक्शन कहाँ से होती है, इंडिया से। बहुत कम शेयर है, लेकिन फ्यूचर में ये शेयर बढ़ जाएगा क्योंकि यहाँ पे बड़े बड़े जायंट बैठे हुए हैं। जैसे नासा हो गया, नासा सबसे बड़ी स्पेस एजेंसी है अगर आप देखोगे दुनिया की। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग दो, नेक्स्ट करंट अफेयर। हेडिंग देना, इनस्टेबिलिटी इन इंडियाज नेबरहुड, इनस्टेबिलिटी इन इंडियाज नेबरहुड। इंडिया के नेबरहुड में सारी कंट्रीज डिस्टर्ब हो चुकी हैं। इनस्टेबिलिटी इन इंडियाज नेबरहुड। अब इसमें ध्यान से देखो, नेबरहुड में आपको कौन कौन सी कंट्रीज देखने को मिल रही हैं। तो ये हमारे पास हो गया इस तरीके से इंडिया। अब इसके आसपास आपको और कौन कौन सी कंट्रीज देखने को मिलती है वो आपको थोड़ा अंदाजा होना चाहिए। यहां पे है आपके पास श्रीलंका, इधर आ गया मालदीव्स, इधर आ जाता है पाकिस्तान, इधर आ जाता है अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, और ये हो गया चाइना। ये हमारी नेबरिंग कंट्रीज है। अब ये काफी अनस्टेबल है। कैसे, तो लिखो इसमें, रिसेंटली द चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, रिसेंटली द चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान, लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान highlighted highlighted the growing instability, highlighted the growing instability in India's neighborhood, in
India's neighborhood as a significant concern, as a significant concern for national security, as a significant concern for national security. सो हमारे देश के आसपास की कंट्रीज में जो इनस्टेबिलिटी आ रही है वो है क्या, तो मैं एग्जांपल्स लिखवाऊंगा क्या है इनस्टेबिलिटी। उसकी वजह से हमारे देश की सुरक्षा के ऊपर एक बहुत बड़ा संकट जो है वो मंडरा रहा है। ये कौन बोल रहा है? चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। अगर तुम्हें चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के बारे में पता ना हो तो इतना समझ लो, तुम्हारे पास एक तो आर्मी है, एक नेवी है और एक है एयरफोर्स। ये तीन मेजर डिफेंस फोर्सेस है। इन तीनों के ऊपर जो बैठा हुआ है वो है चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। आर्मी का अपना चीफ होता है, नेवी का अपना चीफ होता है, एयरफोर्स का अपना चीफ होता है। इन सब के चीफ्स के ऊपर भी एक जो कॉमन चीफ बैठा हुआ है उसका नाम क्या है? चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। ये कोई ज्यादा पुराना कंसेप्ट नहीं है, 2019 से ही हमने इस बंदे को अपॉइंट करना स्टार्ट किया। तो मतलब क्या है? डिफेंस फोर्सेस का एक तरीके से सुप्रीम हेड हो गया ये। प्रेसिडेंट होता है ना, तो प्रेसिडेंट के बाद अगर कोई बंदा इन सबको कंट्रोल कर सकता है वो कौन है? चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। अब ये बंदे ने बोला है कि अगर हमारी सिक्योरिटी के ऊपर बहुत बड़ा संकट मंडरा रहा है तो मतलब कुछ ना कुछ कारण तो होगा। तो क्या बोल रहा है तो देखो इसमें सब हेडिंग देना, इश्यूज रिलेटेड टू इंडियाज नेबरहुड, इश्यूज रिलेटेड टू इंडियाज नेबरहुड। अब क्या क्या इश्यूज हैं एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले लिख लो अबाउट द बांग्लादेश। सबसे पहले सब हेडिंग बना लो बांग्लादेश। तो लिखना इसमें द रीसेंट अनरेस्ट इन बांग्लादेश, the recent unrest in Bangladesh, comma, resignation of Prime Minister Sheikh Hasina, resignation of Prime Minister Sheikh Hasina, and the widespread protests and unrest, and the widespread protest and unrest caused, protests and unrest caused deepest concerns about the security of largest land boundary of India, about the security of largest land boundary और border of India। सबसे लंबा बॉर्डर हमारा किसके साथ है? बांग्लादेश के साथ। और ये बॉर्डर आपका क्या हो चुका है? अनसेफ हो चुका है। क्यों? क्योंकि बांग्लादेश के अंदर लगातार प्रोटेस्ट चल रहे हैं। बांग्लादेश टोटली अनस्टेबल हो चुका है। रिसेंटली आपने न्यूज वगैरह में भी देखा होगा, शेख हसीना को भी वहां से भागना पड़ा, बोल सकते हो। ठीक है, इसी में सेकंड पॉइंट लिखो, चाइनाज इन्फ्लुएंस, चाइनाज इन्फ्लुएंस in Bangladesh is growing, in Bangladesh is growing, which can lead to, which can lead to which can lead to deterioration of Indo-Bangladesh, which can lead to deterioration of Indo-Bangladesh bilateral relations, Indo-Bangladesh bilateral relations।
ठीक है, चाइना का इन्फ्लुएंस यहाँ पे बढ़ता जा रहा है। जैसे अभी शेख हसीना तो भाग गई, शेख हसीना की जो पार्टी है ना, उसका नाम है अवामी लीग, उसका नाम है अवामी लीग। ये ऐसी पार्टी है जो प्रो इंडिया पार्टी है, जो इंडिया की दोस्त पार्टी है, आप बोल सकते हो। अभी ये वहां से भागी है। इसके बाद सेकंड लार्जेस्ट पार्टी है बांग्लादेशी नेशनलिस्ट पार्टी, बीएनपी। ये एंटी इंडिया पार्टी है और प्रो चाइना पार्टी है। अब अवामी लीग की सरकार तो खत्म हो गई, तो बनेगी किसकी? बीएनपी की। और अगर बीएनपी की सरकार वहां पे बनी तो वो एंटी इंडिया रहा है हमेशा बीएनपी, और प्रो चाइना है। और चाइना की इन्वॉल्वमेंट अगर बांग्लादेश में बढ़ी तो तुम्हारे लिए एक और बड़ा कंसर्न पैदा हो जाएगा। तो चाइना के साथ तो तुम्हारा डिस्टर्बेंस है ही है, और चाइना तुम्हारे बॉर्डर को और कमजोर करेगा, आप बोल सकते हो। अगर यहाँ पे भी आके चाइना बैठ गया तो तुम्हारे लिए कंसर्न है ही ना। यहाँ पे तो वो बैठा ही हुआ है, इधर भी अगर चाइना के बैठ जाता है तो हमारे रिलेशंस बांग्लादेश के साथ और खराब होने के चांसेस है। और हमारा सबसे लंबा बॉर्डर बांग्लादेश के साथ लगता है, तो प्रॉब्लम हो जाएगी। नंबर टू, पाकिस्तान। नंबर टू, पाकिस्तान। तो उसमें लिखना, टेररिज्म हैज ऑलवेज बीन, terrorism has always been the major cause of concern, the major cause of concern of Indo-Pak relations, major cause of concern of Indo-Pak relations, comma, recent political instability, recent political instability after the arrest of Prime Minister Imran Khan, after the arrest of Prime Minister Imran Khan in 2023, in 2023 resulted into political instability, resulted into political instability अब ध्यान से देखो, टेररिज्म तो शुरू से ही पाकिस्तान और इंडिया के रिलेशन में एक बहुत बड़ा चिंता का विषय रहा है, आप बोल सकते हो। पाकिस्तान में बहुत सारे टेररिस्ट ग्रुप हैं, जैसे जैशद मोहम्मद हो गया, लश्कर ए तायबा हो गया, जो हमें तंग करते हैं। ये सारे कहाँ से ऑपरेट होते हैं? पाकिस्तान से। अगर तुम्हें याद हो 2016 में हमारे यहाँ पे ना उरी का अटैक हुआ था, याद है? इसके ऊपर मूवी भी बनी हुई है, उरी का अटैक। उरी का अटैक जब हुआ था तो हमारी सरकार ने क्या किया था? एयर स्ट्राइक की थी, कि सर्जिकल स्ट्राइक की थी? सर्जिकल स्ट्राइक की थी, जिसके ऊपर उरी वाली मूवी बनी हुई है। सर्जिकल स्ट्राइक में क्या था? हमारे सोल्जर्स पाकिस्तान में घुसते हैं और वहां पे जो जैश मोहम्मद वगैरह के ट्रेनिंग कैंप लगे हुए थे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के, सबको तबाह करके वापस आ जाते हैं रातों रात। फिर 2019 में 14 फरवरी को, याद करो, पुलवामा का अटैक हुआ था। पुलवामा का अटैक अगर तुम्हें याद हो तो उसमें क्या था? वो बस जा रही थी, साथ में वो सुसाइडल बॉम्ब आता है, मतलब गाड़ी के ऊपर, और वो फटता है, और उससे क्या होता है, कितने सोल्जर हमारे उस बस के मारे जाते हैं। 14 फरवरी को था, तभी तो जब ये वैलेंटाइंस डे होता है उस दिन ये, आपने सुना होगा पुलवामा अटैक वाला। सो पुलवामा अटैक के बाद हमने क्या किया? एयर स्ट्राइक की, बालाकोट वाले एरिया में एयर स्ट्राइक की। और हमने वहां पे जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस बैठे हुए थे, जिसमें तुम्हें याद होगा अभिनंदन, याद है? अभिनंदन ही था ना उसका नाम। एक सोल्जर वहां पे, उसका हेलीकॉप्टर गिर गया था और उन्होंने पकड़ लिया था उसको। याद है कि नहीं? वो मुच्छों वाला एक सोल्जर अभिनंदन बड़ा फेमस हुआ था, याद है ना? भाई ये पता नहीं कहाँ सो रहे थे उस टाइम पे, सारी दुनिया हिली पड़ी थी। तुम सो रहे थे? नहीं सो रहे थे? कौन है अभिनंदन? सर्च करो अपने फोन में, देखो फोटो कि तुमने देखा था कि नहीं देखा था। वो तो इतना फेमस हुआ था। उसको, वो उधर गिर गया था उसका हेलीकॉप्टर और उन्होंने पकड़ लिया था।
और छोड़ नहीं रहे थे, इधर से फिर धमकियां गई तो फिर उसके बाद उन्होंने छोड़ा। वो क्या था एक्चुअली, हम लोगों ने एयर स्ट्राइक की थी इनके ऊपर, बालाकोट की एयर स्ट्राइक की थी। वहां पे जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस थी उनके कैंपों को हमने क्या किया था, खराब कर दिया था। देखा, देखा था कि नहीं देखा था उस टाइम पे? हाँ, तो अब कैसे याद आ गया? भूल गए तुम बंदे को? इतना हीरो बन गया था उस टाइम पे, सारे लोग देख रहे थे उसको। तो ये वाली चीज हुई। तो मतलब ये तो हमेशा से कॉज ऑफ कंसर्न है। जम्मू एंड कश्मीर में कितने टेररिस्ट अटैक होते हैं? 120 से ज्यादा टेररिस्ट अटैक पिछले जितने भी हमारी हिस्ट्री है, मतलब 75 साल से ज्यादा की हिस्ट्री है, 120 से ज्यादा टेररिस्ट अटैक हो चुके हैं हमारे देश के अंदर, ज्यादातर पाकिस्तान वाली साइड से होते हैं। चलो ये तो था ही था। 2023 में क्या हुआ, इनके प्राइम मिनिस्टर, वही प्राइम मिनिस्टर जिसकी वजह से ये करतारपुर साहिब कॉरिडोर बना था, जो अभी भी चल रहा है अगर तुम्हें पता हो तो। करतारपुर साहिब कॉरिडोर अभी भी चल रहा है, हालांकि इंडिया पाकिस्तान में कोई बायलैटरल रिलेशन नहीं है, लेकिन करतारपुर साहिब कॉरिडोर अभी भी चल रहा है। जिससे क्या है, आप इंडिया से पाकिस्तान के करतारपुर में जा सकते हो, गुरुद्वारा साहिब विजिट करके वापस आ सकते हो। वो किसने बनवा के दिया है, उसमें किसका योगदान है? प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का। तो मतलब वो बंदा अगर बैठा रहता तो हमारे शायद रिलेशन पाकिस्तान के साथ सुधर सकते थे। लेकिन हुआ क्या, 2023 में उसके ऊपर करप्शन के चार्जेस लगे बहुत सारे, और इनकी मिलिट्री ने उसको कर लिया अरेस्ट। उसके बाद पूरे पाकिस्तान में नारे पे नारे लग रहे हैं, अभी भी लग रहे हैं, चाहे आज ही जाके सर्च कर लेना, कल परसों के, आज भी चल ही रहे होंगे। प्रोटेस्ट चल रहे हैं, उनकी आर्मी लोगों को, जो मतलब बांग्लादेश में चल रहा था ना, वो सब कुछ पाकिस्तान में भी चल रहा है। तो पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी होगी, टेररिज्म तो है ही है। तीसरी चीज है इकोनॉमिक अनस्टेबिलिटी, लिखो दूसरा पॉइंट। पाकिस्तान इकोनॉमी has been under Pakistan's economy has been under severe severe loss, has been under severe loss comma since 2019, since 2019 India Pakistan have no trade relation. India Pakistan have no trade relation. पाकिस्तान की इकोनॉमी बहुत बुरे तरीके से खराब हो चुकी है, बहुत बुरे हालात है पाकिस्तान की इकोनॉमी के। पाकिस्तान में सिक्योरिटी नहीं है क्योंकि टेररिज्म बहुत है। पाकिस्तान में पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी है। पाकिस्तान में इकोनॉमिक अनस्टेबिलिटी है। तो तुम खुद ही सोच लो, अगर तुम्हारे पड़ोस में ये सब हो रहा है तो इसका इम्पैक्ट किसके ऊपर होगा? तुम्हारे ऊपर। तो मतलब क्या है, पाकिस्तान बहुत अनस्टेबल है। अब वो अनस्टेबल तो मतलब उस वाले बॉर्डर की हमें चिंता करने की जरूरत है, क्योंकि जहां पे जिस देश में अनस्टेबिलिटी होती है फिर वहां से लोग उठ के इधर आते हैं, वहां से टेररिस्ट उठ के इधर आते हैं, तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तीसरा लिखो अफगानिस्तान। अफगानिस्तान, तो उसमें लिखो इन जनवरी 2022, इन जनवरी 2022 तालिबान रजीम, तालिबान रजीम took the control of Afghanistan, took the control of Afghanistan after the withdrawal of USA, after the withdrawal of USA in September 2021, in September 2021, comma, this has led to, this has led to security concerns, security concerns because Afghanistan is considered as, Afghanistan is considered as heaven, heaven, swarg, heaven for
इंटरनेशनल टेररिस्ट एक्टिविटीज, हेवन फॉर इंटरनेशनल टेररिस्ट एक्टिविटीज। ठीक है, अब ध्यान से देखना, 2001 में ना अफगानिस्तान से एक टेररिस्ट ग्रुप था अल कायदा। उस अल कायदा ने क्या किया, यूएसए के ऊपर टेररिस्ट अटैक किया। कैसा टेररिस्ट अटैक, यूएसए के 5 एयरप्लेन्स को इन्होंने हाईजैक किया। 5 एयरप्लेन्स को जिसमें पैसेंजर बैठे हुए थे, हाईजैक किया टेररिस्ट ने, और उन एयरप्लेन्स को यूएसए की इंपॉर्टेंट लोकेशंस पे ले जाके क्रैश किया। जैसे कि यहाँ पे ना बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स थी, अगर तुमने कभी नहीं देखा है तो जाके वीडियो देखना आज। बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स थी, 2 बड़े टावर्स थे वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के, उसमें आके इन्होंने क्या किया, एयरप्लेन को क्रैश किया विद पैसेंजर्स। उनके खुद के एयरप्लेन्स को वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की बिल्डिंग्स में मारा, आप बोल सकते हो क्रैश किया। फिर इनका एक दफ्तर है, डिफेंस हेडक्वार्टर जिसको बोलते हैं पेंटागन। पेंटागन उस बिल्डिंग का नाम है जहां पे इनके यूएसए के डिफेंस हेडक्वार्टर है, उसमें जाके एक प्लेन को ठोका। ये सब कब हुआ, 2001 में, 9/11 का अटैक जिसको बोला जाता है। 9/11 मतलब 11 सितंबर 2001, यूएसए के ऊपर अटैक हुआ अल कायदा टेररिस्ट ग्रुप का। अल कायदा कहां से ऑपरेट करता था, अफगानिस्तान से। और अफगानिस्तान में सरकार किसकी चल रही थी, तालिबान की। तालिबान क्या है, एक ग्रुप है जो बोलता है इस्लामिक लॉ के बेसिस के ऊपर अफगानिस्तान को रूल करना है। तो यूएसए ने क्या किया, सितंबर 2001 में यूएसए आके बैठ गया कहां पे, अफगानिस्तान में, और तालिबान के रजीम को खत्म कर दिया। 2001 सितंबर से लेके सितंबर 2021 तक 20 सालों के लिए यूएसए अफगानिस्तान में बैठा रहा कि ये तालिबान वालों को खत्म करके यहाँ पे डेमोक्रेटिक सरकार बनानी है, नहीं बना पाए। और सितंबर 2021 में अपनी फोर्सेस को लेके यूएसए वापस चला गया। और जनवरी 2022 से अफगानिस्तान फिर से किसके कंट्रोल में है, तालिबान के कंट्रोल में। और तालिबान जब जब यहाँ पे आया है तो उस टाइम पे अफगानिस्तान को माना जाता है हेवन, स्वर्ग है ये किसका, इंटरनेशनल टेररिस्ट एक्टिविटीज का। तो अगर तुम्हारे पड़ोस में ये सब चल रहा है तो तुम बचोगे, आंसर इज नो, दैट इज द मेजर कंसर्न। नंबर 3 पे हमारे पास है श्रीलंका। अफगानिस्तान के बाद नेक्स्ट आ जाओ श्रीलंका पे, नंबर 4 पे, सॉरी 3 नहीं 4 पे श्रीलंका। तो उसमें लिखो, इन 2022, इन 2022 श्रीलंका हैड फेस्ड, श्रीलंका हैड फेस्ड political instability, political instability, and since then Sri Lanka has been economically unstable, Sri Lanka has been economically unstable, तो 2022 में जैसा अभी नहीं हुआ इधर बांग्लादेश के अंदर जैसा हुआ कि प्राइम मिनिस्टर को भागना पड़ा, 2022 में सेम चीज हुई थी कहां पे, श्रीलंका के अंदर। अगर तुम न्यूज वगैरह देखते हो तो मुझे पता नहीं देखते, लेकिन एक फर्स्ट पोस्ट करके चैनल है उसको देखा करो। यस, तो इंग्लिश न्यूज चैनल है वो, हिंदी तो नहीं है, इंग्लिश न्यूज चैनल, लेकिन है बड़ा जबरदस्त, फर्स्ट पोस्ट करके उसको देखा करो। वो इंटरनेशनल न्यूज बहुत अच्छी देते हैं। पलकी शर्मा करके उसमें एक आती है एंकर, पलकी शर्मा बहुत फेमस है, उसका देखा करो, हर दिन होता है 1 घंटे का ब्रॉडकास्ट। उसमें उन्होंने बड़ी वीडियोस दिखाई थी। वहां पे क्या था कि जनता ना प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना के घर में घुस गई और पूरी तबाही मचाई उन्होंने, उसके कपड़े कुपड़े और उसके बैग बूग लेके लूट के ले गई, क्योंकि वो तो भाग गई, उसको भागना पड़ा, पूरी तबाही मचाई। ये सेम चीज प्रेसिडेंट के साथ हुआ था, श्रीलंका के प्रेसिडेंट के साथ 2022 में। श्रीलंका में इकोनॉमिक क्राइसिस चल रहे हैं। 2022 में हमने इन लोगों को 4 बिलियन की मदद प्रोवाइड की थी, क्योंकि इनकी इकोनॉमी बहुत डूब चुकी थी, कर्जे के नीचे डूबी हुई इकोनॉमी है श्रीलंका की।
और ज्यादातर कर्जा इसके ऊपर किसका है? चाइना का। इनके टोटल कर्जे में से 52% कर्जा किसका है? चाइना का। तो इकोनॉमी वीक तो पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी आ गई, गड़बड़ हो गई, आप बोल सकते हो। अभी भी अगर तुम देखो इकोनॉमिकली तो ये वीक ही है, और अभी रिसेंटली, ये पिछले महीने की बात है, पिछले या उससे पिछले महीने की बात है, 1-1.5 महीने की बात है, यहाँ पे इलेक्शंस हुए थे, और यहाँ पे जिस पार्टी की सरकार बनी है, उन्होंने हिस्ट्री में पहली बार सरकार बनाई है। तो मतलब नॉन एक्सपीरियंस्ड पार्टी की सरकार बनी अभी भी यहाँ पे, तो ऑटोमेटिकली इकोनॉमिकली वीक है, और ऊपर से चाइना की इन्वॉल्वमेंट बहुत ज्यादा है, तो प्रॉब्लम हो जाएगी, आप बोल सकते हो। इसी में सेकंड पॉइंट लिख लो, चाइना हैव चाइना हैज ग्रेट प्रेजेंस चाइना हैज ग्रेट प्रेजेंस इन श्रीलंका फॉर एग्जाम्पल द हम्बनटोटा पोर्ट हम्बनटोटा The Hambantota port of Sri Lanka is on 99 years lease is on 99 years lease to China 99 years lease to China चाइना ने 99 ईयर्स के लिए किराए पे ले रखा है हम्बनटोटा पोर्ट। तो मतलब चाइना की नेवल प्रेजेंस है श्रीलंका में। तो मतलब क्या है, तुम्हें इधर से घेर सकता है, नीचे यहाँ पे चाइना की नेवी बैठी हुई है इनके हम्बनटोटा पोर्ट पे, और 99 ईयर्स के लिए, 99 सालों के लिए आप बोल सकते हो, यहाँ पे इनकी प्रेजेंस होने वाली है। तो हमारे लिए बहुत बड़ा खतरा है। फिर उसके बाद है म्यांमार। उसके बाद है म्यांमार। इसमें लिखो, इन फरवरी 2021 इन फरवरी 2021 मिलिट्री कू मिलिट्री कू मिलिट्री कू has has resulted into has resulted into polit- political instability has resulted into political instability, comma, there is no government in Myanmar since 2021. There is no government in Myanmar since 2021, which resulted into humanitarian crisis, which resulted into humanitarian crisis. For example, the crisis of Rohingyas. For example, the crisis of Rohingyas Rohingyas and illegal drug trafficking, illegal drug trafficking, comma, trafficking of weapons या आर्म्स लिख सकते हो, ट्रैफिकिंग ऑफ आर्म्स एक्सेट्रा, ट्रैफिकिंग ऑफ आर्म्स एक्सेट्रा। 2021 में यहाँ पे क्या हुआ, सरकार को खत्म करके मिलिट्री ने सब कुछ अपने हाथ में ले लिया, उसको बोलते हैं मिलिट्री कू। फरवरी 2021 में हुआ था, तब से लेके अभी आप 2025 में आने वाले हो, यहाँ पे क्या चल रहा है, मिलिट्री का शासन, पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी है। रोहिंग्या एक कम्युनिटी थी, मुस्लिम कम्युनिटी,
और म्यांमार एक बुद्धिस्ट कंट्री। इन्होंने क्या किया, इस मुस्लिम कम्युनिटी को मार मार के देश से बाहर निकाल दिया। और वो जब देश से बाहर निकले तो कहाँ एंटर किए, इंडिया में और बांग्लादेश में। तो हमारे लिए माइग्रेशन का इशू खड़ा हो गया, आप बोल सकते हो। और आज अगर आप देखोगे, अगर आपका ये बॉर्डर देखो, ये नॉर्थ ईस्ट के साथ जो लगता है, नॉर्थ ईस्ट तो वैसे ही अनस्टेबल है, ऊपर से नॉर्थ ईस्ट के साथ जिस कंट्री का बॉर्डर लगता है, म्यांमार एंड बांग्लादेश, वो दोनों भी अनस्टेबल हो रखे हैं। तो मतलब हमारे नॉर्थ ईस्ट में इंसर्जेंसी जो है वो और बढ़ने वाली है अगर ऐसे चलता रहा तो। और इस बॉर्डर पे तार भी नहीं लगी हुई, इस बॉर्डर पे पहाड़ है, तो तार लगा नहीं सकते, आप बोल सकते हो लगाना टफ है। तो आना जाना, लूप होल्स बहुत सारे हैं, इलीगल माइग्रेशन, तभी तो हथियार, नशीले पदार्थ, इन सब का सेवन यहाँ से हो सकता है, मतलब यहाँ से ट्रांसपोर्टेशन इन सब का हो सकता है। यहाँ पे मैंने उस दिन आपको लिखवाया था, म्यांमार में दुनिया के सबसे ज्यादा ओपीएम की खेती होती है, अगर तुम्हें याद हो। म्यांमार इज अ कंट्री जहाँ पे दुनिया की सबसे ज्यादा ओपीएम की खेती होती है। ओपीएम जो है वो इलीगल तरीके से इंडिया के नॉर्थ ईस्ट में ट्रेड की जाती है। ठीक है। उसके बाद है नेपाल। नेपाल, इसमें लिखो, द पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी, द पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी एंड एंड rising influence of China in Nepal, rising influence of China in Nepal are the major concern, are the major concern for India, for India, as Nepal, as Nepal can act as buffer state, as Nepal can act as buffer state between India and China, between India and China, comma, India has open border, India has open border, that is visa free entry agreement, that is visa free entry agreement with Nepal, with Nepal। पहले क्या होता था, नेपाल ना तो चाइना का पक्ष लेता था ना इंडिया का पक्ष लेता था, तो बीच में शॉक अब्जॉर्बर का काम करता था। मतलब इस वाले एरिया से तुम्हें कोई चिंता नहीं थी कि चाइना इधर से आके अटैक करेगा। ये यूपी पड़ता है, बिहार पड़ता है, क्योंकि बीच में क्या आ जाता था, नेपाल। अभी क्या है, नेपाल का झुकाव चाइना की तरफ बहुत ज्यादा बढ़ गया है, जिसकी वजह से प्रॉब्लम हो सकती है। ऊपर से नेपाल के अंदर पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी है, आए दिन यहाँ पे नारे लगते रहते हैं कि इसके कॉन्स्टिट्यूशन को बदलो और यहाँ पे डेमोक्रेसी को खत्म करके दोबारा से मोनार्की लेके आओ। क्योंकि 2008 तक नेपाल के अंदर मोनार्की चल रही थी। 2015 में इनका संविधान, नया संविधान आया जिसके अकॉर्डिंग यहाँ पे पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी एस्टेब्लिश की गई है। तो पॉलिटिकली काफी अनस्टेबल है, ऊपर से चाइना का प्रभाव बहुत ज्यादा है आज के टाइम पे नेपाल के अंदर। तो मतलब हमारे अगेंस्ट नेपाल स्टैंड लेता है, और नेपाल के साथ हमारा टेरिटरी का डिस्प्यूट भी है, तो प्रॉब्लम तो हर जगह आप बोल सकते हो। इसके बाद आपके पास है मालदीव्स। मालदीव्स, इसमें लिखो, इन 2023, in 2023 इंडिया आउट कैंपेन, इंडिया आउट कैंपेन शोकेस्ड, शोकेस्ड
द वीकनेस ऑफ इंडिया मालदीव बाइलेटरल रिलेशंस, इंडिया मालदीव bilateral relations and the rising presence of China in Maldives, and the rising presence of China in Maldives, which is the major cause of concern for India, which is the major cause of concern for India. 2023 में मालदीव में कैंपेन चली इंडिया आउट। इंडिया के ना कुछ सोल्जर्स मालदीव के अंदर रहते थे। क्यों? क्योंकि मालदीव के थ्रू आप नीचे वाले इंडियन ओशन की सिक्योरिटी सेफ्टी को मेंटेन कर सकते हो। मालदीव से उन सोल्जर्स को वापस भगाने की बात की गई कि इंडिया अपने सारे सोल्जर मालदीव से बाहर कर ले, क्योंकि मालदीव के अंदर एक प्रेसिडेंट बना जिसका नाम है मोहम्मद मोइजू। वो बंदा ऐसा है जो चाइना का पपेट है। तो 2023 से मालदीव के साथ हमारे रिलेशन खराब हुए और चाइना की प्रेजेंस वहां पे बढ़ गई। मोहम्मद मोइजू से पहले जो प्रेसिडेंट बैठा हुआ था वो था मोहम्मद सोली, वो इंडिया के फेवर में था ज्यादा। ये जो आया है नया, ये चाइना के फेवर में है, तो ऑटोमेटिकली चाइना की प्रेजेंस बढ़ेगी तो हमारी प्रेजेंस वहां पे खत्म हो जाएगी, और वो हमारे लिए एक बहुत बड़ा कंसर्न है, आप बोल सकते हो। फिर उसके बाद है भूटान। भूटान ये छोटी सी कंट्री, तो इसमें लिखो भूटान रिमेन्स relatively stable. Bhutan remained relatively stable as compared to other neighboring countries of India. Relatively stable as compared to other neighboring countries of India, but Bhutan is vulnerable. But Bhutan is vulnerable to external pressure, to external pressure for example China, for example China, comma, currently Bhutan is heavily dependent upon India. Currently Bhutan is heavily dependent upon India for trade as 98% of Bhutan export, 98% of Bhutan's export is for Indian economy, is for Indian economy. The Bhutani people are concerned about it. The Bhutani people are concerned about it. भूटान के साथ हमारे रिलेशन बहुत अच्छे हैं, लेकिन भूटान का डिस्प्यूट है किसके साथ? चाइना के साथ, बॉर्डर को लेकर, क्योंकि उसके ऊपर चाइना पड़ता है, बाकी 3 साइड से इसको इंडिया ने घेरा हुआ है। बट अभी क्या हो रहा है, चाइना थोड़ा स्मार्ट प्ले कर रहा है। चाइना भूटान के साथ दोस्ती बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, और अगर चाइना की दोस्ती भूटान के साथ बढ़ी तो मतलब क्या है, तुम्हारा पत्ता कट हो जाएगा। दूसरी चीज, भूटान ना ओवरली डिपेंडेंट है इंडिया के ऊपर। वो जो टोटल एक्सपोर्ट करते हैं उसमें से 98% एक्सपोर्ट वो किसको करते हैं? सिर्फ इंडिया को। तो उनकी जनता को लग रहा है कि अगर कल को इंडिया ने हमारे खिलाफ स्टैंड ले लिया तो फिर तुम्हारा क्या बनेगा? हमें बाकी कंट्रीज के साथ भी दोस्ती करनी चाहिए। फॉर एग्जांपल चाइना, हर एक कंट्री अपनी सिक्योरिटी सेफ्टी को मेंटेन रखना चाहती है, लेकिन अगर इन लोगों ने चाइना के साथ दोस्ती की तो हमारा फिर वहां पे गड़बड़ हो जाएगी।
प्रेजेंटली कोई कंसर्न नहीं है, लेकिन फ्यूचर में कंसर्न हो सकता है। तभी मैंने बोला रिलेटिवली काफी स्टेबल है इसके साथ हमारा रिलेशन। ठीक है, एक बचा, दैट इज चाइना, तो वो लिख लो लास्ट, चाइना। उसमें लिख लो द मेजर कंसर्न ऑफ इंडिया चाइना बाइलेटरल रिलेशन इज, द मेजर कंसर्न of India-China bilateral relation is the dispute over line of actual control, the dispute over line of actual control in Ladakh, and McMahon line, McMahon, MACMAHON, and McMahon line in Arunachal Pradesh, इन अरुणाचल प्रदेश। सो चाइना के साथ हमारा यहां से भी बॉर्डर लगता है जिसको बोलते हैं लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, ये वाला बॉर्डर, और ये अरुणाचल प्रदेश के साथ भी बॉर्डर लगता है जिसको बोलते हैं मैकमाहन लाइन। दोनों ही बॉर्डर डिस्प्यूटेड हैं आप बोल सकते हो। तो लद्दाख वाले बॉर्डर को लेकर भी हमारा डिस्प्यूट है इनके साथ, अरुणाचल प्रदेश वाले को लेकर भी डिस्प्यूट है। 2020 से तो लगातार यहाँ पे आपको अग्रेशन देखने को मिला। अभी 2024 में जाके एक एग्रीमेंट साइन हुआ जिसके बाद ये अग्रेशन थोड़ा सा कम हुआ आप बोल सकते हो, लेकिन डिस्प्यूट अभी भी रिजॉल्व नहीं हुआ है, तो मतलब इट इज स्टिल गोइंग ऑन। अभी भी हमारे लिए ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, आप ये बोल सकते हो। ठीक है, सो ये सब चल रहा है हमारे आसपास की कंट्रीज में, ये आपको थोड़ा पता होना चाहिए। नेक्स्ट हेडिंग दो, न्यू रामसर साइट्स ऑफ इंडिया। रामसर साइट्स के बारे में पढ़ा है, कुछ नई रामसर साइट्स डिक्लेयर हुई हैं, तो उसके बारे में देख लेते हैं। न्यू रामसर साइट्स ऑफ इंडिया, तो इसमें लिखो रिसेंटली नंजरायन बर्ड सेंचुरी, नंजरायन बर्ड सेंचुरी तमिलनाडु एंड काजू वैली बर्ड सेंचुरी, काजू वैली बर्ड सेंचुरी तमिलनाडु, कॉमा तावा रिजर्वायर, तावा रिजर्वायर मध्य प्रदेश, have been recognized under Ramsar Convention, under Ramsar Convention, comma bringing the total number to 85, to T0 2O TO 2O TO to 85। कितनी होगी साइट्स अभी? 85, 85 आप बोल सकते हो। तो लेटेस्ट वाली साइट्स कौन सी है जो इसमें डिक्लेयर हुई हैं? ये 3 है, इसको आपने याद रखना है। ठीक है, सो टोटल हमारे पास अभी 85 साइट्स हैं इंडिया के अंदर, इसको याद रखना। लास्ट जो सबसे हुई है डिक्लेयर वो है ये वाली जो मैंने सबसे पहले लिखवाई आप, ये सेकंड वाली काजू वैली बर्ड सेंचुरी। उससे पहले ये हुई थी नंजरायन, और उससे पहले हुई थी तावा रिजर्वायर। सो लास्ट रिकॉग्नाइज ये की गई है, सारी एक साथ ही की गई, लेकिन लास्ट आप इसको लिख सकते हो 85 है। अच्छा, इसमें लिख लो
द फर्स्ट रामसर साइट, द फर्स्ट रामसर साइट was Kaleru Lake, Koleru, Kolleru, Koleru Lake in Andhra Pradesh, Kaleru Lake in Andhra Pradesh, comma, designated as Ramsar site in 2002, designated as Ramsar site in 2002. दो 2002 के अंदर इसको रामसर साइट का जो दर्जा है वो दिया गया था। कलेरू लेक, कलेरू लेक नहीं आएगी, चिलिका लेक आएगी। कलेरू को काटो, चिलिका करो उसकी जगह पे, चिलिका लेक। कलेरू बाद में है, पहले चिलिका है। चिलिका लेक, CHILIKA, चिलिका लेक ओडिशा, ओडिशा की है ये जो हमारी सॉल्ट वाटर लेक है, आप बोल सकते हो लार्जेस्ट लेगून है जो। और 1981 में इसको रिकॉग्नाइज किया गया था, 1981 के अंदर। नेक्स्ट लिखो, हेडिंग देना डिजास्टर मैनेजमेंट अमेंडमेंट बिल 2024, डिजास्टर मैनेजमेंट अमेंडमेंट बिल 2024। तो इसमें लिखो रिसेंटली, रिसेंटली दिस बिल, दिस बिल has presented before Lok Sabha, this bill has presented before Lok Sabha in the monsoon session, in the monsoon session of Parliament, monsoon session of Parliament, with an objective, with an objective of amending the Disaster Management Act of 2005, with an objective of amending the Disaster Management Act of 2005, comma, this bill proposed, this bill proposed, number one, establishment of Urban Disaster Management Authority, establishment of Urban Disaster Management Authority for state capitals and large cities, for state capitals and large cities, aimed at strengthening local disaster management, aimed at strengthening local disaster management capabilities, local disaster management capabilities। तो पहले क्या है हमारे देश के अंदर, दैट इज नेशनल
डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी आपको देखने को मिलती है। फिर आपको हर एक स्टेट के अंदर भी डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी जो है वो देखने को मिलती है। अभी ये क्या बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं कि जो आपकी कैपिटल सिटीज है उनके लिए, जो बड़ी बड़ी सिटी, जैसे फॉर एग्जांपल पंजाब है तो पंजाब में लुधियाना बहुत बड़ी सिटी है, अमृतसर बहुत बड़ी सिटी है, इनकी भी अपनी अपनी एक डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी होनी चाहिए। अब ये क्या है, सिर्फ पंजाब की है और देश की होती है। ये बोल रहे हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी बना दो, मतलब सिटी लेवल पे भी इसको बना दो आप बोल, जो कि ज्यादा अच्छे तरीके से आप डिजास्टर को मैनेज कर सको। नंबर 2, एम्पावरिंग द नेशनल एंड स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटीज, empowering the national and state disaster management authorities to prepare disaster management plans, to prepare disaster management plans at national and state level, at national and state level, comma, earlier these plans were made by, earlier these plans were made by national and state executive committees, नेशनल एंड स्टेट एग्जीक्यूटिव कमिटीज। पहले हमारे यहाँ पे कोई डिजास्टर आएगा उसको मैनेज कैसे करेंगे, इसकी प्लानिंग नेशनल लेवल पे एक एग्जीक्यूटिव की कमेटी होती थी, मतलब मिनिस्टर्स वगैरह की, और एक स्टेट लेवल पे एग्जीक्यूटिव की कमेटी होती थी, वो सारे प्लान्स बनाते थे। ये जो अथॉरिटीज थी ये सिर्फ उन प्लान्स को इंप्लीमेंट करती थी। अब ये बोल रहे हैं कि स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी प्लान बनाएगी भी खुद ही और खुद ही उसको इंप्लीमेंट करेगी। सरकार की इन्वॉल्वमेंट थोड़ी सी कम हो जाएगी तो ज्यादा अच्छे से काम हो पाएगा, आप बोल सकते हो। नंबर 3, क्रिएशन ऑफ डिजास्टर डाटाबेस, क्रिएशन ऑफ डिजास्टर डाटाबेस both at national and state level, both at national and state level, comma, this database will include, this database will include disaster assessment, disaster assessment, comma, fund allocation details, fund allocation details, comma, expenditure details, expenditure details, comma, preparedness details, etc, preparedness details, etc। ये बोल रहे हैं कि डाटाबेस बनाओ। डाटाबेस मतलब एक ऐसा प्लेटफॉर्म क्रिएट करो ऑनलाइन जिसके ऊपर इन सब चीजों का डाटा अवेलेबल हो, कि भाई तुम्हारी प्लानिंग क्या थी, पिछले डिजास्टर्स की क्या असेसमेंट है तुम्हारे पास, कितना खर्चा किया गया है, क्या प्लान्स बनाए गए हैं, कैसे इंप्लीमेंट किए गए हैं पुराने, उन सब का डाटा आपके पास एक ही प्लेटफॉर्म के ऊपर इकट्ठा होना चाहिए, जो कि आगे आने वाले डिजास्टर को ज्यादा बेहतर तरीके से आप मैनेज कर सको। उसके बाद पीरियोडिक, मतलब कुछ कुछ समय के बाद, पीरियोडिक रिस्क असेसमेंट, पीरियोडिक रिस्क असेसमेंट टू बी डन, टू बी डन रेगुलरली, टू बी डन रेगुलरली अंडर द मॉनिटरिंग ऑफ, अंडर द मॉनिटरिंग ऑफ नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, मॉनिटरिंग ऑफ नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। ठीक है, तो ये बोल रहे हैं कि
पीरियोडिक रिस्क असेसमेंट होनी चाहिए, मतलब समय समय पर क्या है, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी को रिस्क असेसमेंट करना चाहिए कि किस एरिया में कितना रिस्क है डिजास्टर आने का, और उन लोगों को थोड़ा बहुत बताना चाहिए। जैसे अभी मुझे मैसेज आ रहा था इसके ऊपर कि तमिलनाडु वाले एरिया में साइक्लोन आने के चांसेस हैं, दिस इज रिस्क असेसमेंट, अभी आया था जस्ट मैसेज। दिस इज रिस्क असेसमेंट कि कहाँ पे कोई साइक्लोन हिट करने के या कोई लैंडस्लाइड के चांसेस हो सकते हैं, लोगों को बताना। वो तब हो पाएगा जब रेगुलरली ये चीज तुम करते रहोगे, आप बोल सकते हो, ठीक है, तो वो करो एक तो। उसके बाद पेनल्टी, पीनल एक्शन होगा, पेनल्टी, PENALTIES, पेनल्टीज फॉर नॉन कंप्लायंस, अगर आप इनके रूल रेगुलेशन को फॉलो नहीं करोगे तो फाइन लगेगा। पेनल्टीज फॉर नॉन कंप्लायंस, कॉमा, एज द बिल proposed addition of, as the bill proposed addition of section 60A, 60 capital A, section 60A, to empower state and central government, to empower state and central government to take necessary actions, to take necessary actions in case of non-compliance, in case of non-compliance, and a fine of up to 10,000, and a fine of up to 10,000 can be imposed, कैन बी इम्पोज्ड। मतलब अगर इंस्ट्रक्शंस को फॉलो नहीं करोगे तो 10,000 तक का फाइन भी लग सकता है। अगर तुम्हें बोला गया है कि इस वाले एरिया में तुमने ये काम नहीं करना है, यहाँ पे लैंडस्लाइड हो जाएगी उसकी वजह से, स्टिल लोग कर रहे हैं, तो फाइन लगा सकते हैं वो लोग। क्योंकि पहाड़ी इलाके में लैंडस्लाइड का सबसे बड़ा कारण होता है जो जंगलों का सफाया कर देते हैं, लकड़ियों को काट देते हैं, आप बोल सकते हो पौधों को काट देते हैं, उसकी वजह से लैंडस्लाइड बहुत ज्यादा होती है। कहीं से भी तुम मिट्टी उठा रहे हो तो वहां पे वो वीक हो जाता है एरिया, बोल सकते हो, ऊपर से बारिश हुई पूरी की पूरी मिट्टी नीचे आ जाएगी, रोड्स ब्लॉक हो जाएंगे, रोड्स टूट जाएंगे, ये सब होने लग जाता है। हिमाचल में, उत्तराखंड में इसी वजह से तो जरा लैंडस्लाइड होता है, और क्यों, क्या कारण है उसका, यही है, इलीगल माइनिंग जो होती है, आप बोल सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट लिखना, अक्टूबर के करंट अफेयर्स। तो उसमें लिखो पहला, तो देखना इसमें, ensuring discipline among the judges, ensuring discipline among the judges। तो ये क्या न्यूज चल रही थी, तो लिखना इसमें, रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट, रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट expressed serious concerns, recently Supreme Court expressed serious concerns over the remarks, over the remarks made by Karnataka High Court judge, made by Karnataka High Court judge, comma,
उसकी स्टेटमेंट ढूंढ रहा था, उसकी एग्जैक्ट स्टेटमेंट दी नहीं मैंने कहीं पे भी। हम्म in the recent video in the recent video on the social media platforms in the recent video on social media platforms Karnataka High Court judge Karnataka High Court judge called Bengaluru as a locality of Pakistan, Bengaluru as a locality of Pakistan, and making objectionable comments towards and making objectionable comments towards a woman lawyer comma on this statement Chief Justice of India said on this statement Chief Justice of India said that Karnataka High Court judge must apologize that Karnataka High Court judge must apologize for his behavior and the judge apologized later and the judge apologized later, but it highlights the constitutional limitations but it highlights the constitutional limitations on how the judiciary can discipline judges on how the judiciary can discipline judges. तो यहां पे होता क्या है, हाउ द जुडिशरी कैन डिसिप्लिन जजेस। होता क्या है, कर्नाटका हाई कोर्ट का एक जज बेंगलुरु को पाकिस्तान का हिस्सा बताता है। बेंगलुरु वाला जो एरिया है ये कर्नाटका में आपने देखा होगा। तो पाकिस्तान का हिस्सा बताने का एक्चुअली कारण क्या था, इस एरिया के जो लोग थे पहले वो क्या थे, वो पाकिस्तान के साथ जुड़ना चाहते। जब जो हमारा देश आजाद हुआ 1947 में, हैदराबाद के एरिया में ये सारा एरिया आता था और ये पाकिस्तान के साथ जुड़ना चाहता था। तो उसने मजाक में वो बात बोली और एक वुमेन लॉयर के लिए बड़ी घटिया शब्दावली का वो इस्तेमाल कर रहा था। उसकी एक वीडियो वायरल हुई। बाद में ये बोला गया कि उस बंदे ने नशा किया हुआ था, ड्रिंक किया हुआ था, तो वो गुस्से में ऐसे वैसे बोल गया। आप बोल सकते हो इंटेंशन नहीं थी उसकी। तो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने बोला, उस टाइम पे चंद्रचूड़ थे चीफ जस्टिस, अभी तो चेंज हो गए, संजीव खन्ना हो गए। उन्होंने बोला कि आपको माफी मांगनी पड़ेगी। उन्होंने माफी मांग भी ली। लेकिन ये जो बिहेवियर है एक जज से ही एक्सेप्टेबल नहीं है कि इस तरीके की शब्दावली का इस्तेमाल किया जाए, क्योंकि पहले ही हमारे यहाँ पे अगर आप देखोगे वुमेन का इन्वॉल्वमेंट जुडिशरी में बहुत कम है। पूरे देश के अंदर किसी भी हाई कोर्ट को उठा के देख लो, वहां पे वुमेन जजेस की बहुत कमी है। और आज तक हमारे देश में कोई भी वुमेन चीफ जस्टिस नहीं है। 75 साल से ज्यादा साल हो चुके हैं अगर आप देखोगे सुप्रीम कोर्ट को बने हुए, लेकिन आज तक हमारे देश के अंदर देयर इज नो वुमेन चीफ जस्टिस।
पहली वुमेन चीफ जस्टिस जो बनेगी वो 2027 में जाके बनेंगे, सीनियरिटी के बेसिस के ऊपर बनते हैं ना। तो मतलब हमारे देश में ऑलरेडी वुमेन का इन्वॉल्वमेंट बहुत कम है जुडिशरी में, और अगर ऊपर से जज ऐसी वल्गर भाषा का इस्तेमाल करेंगे वुमेन लॉयर्स के लिए, तो मतलब क्या है, उनको एनकरेजमेंट नहीं कर रहे हो आप, डिस्करेज कर रहे हो और ज्यादा। ठीक है। अब यहाँ पे मुद्दा खड़ा हो गया जुडिशरी के डिसिप्लिन का, उसकी हमने बात करनी है, तो लिखो इसमें, इन 2017, in 2017 Supreme Court held C.S. Karnan, C.S. Karnan, Karnan, C.S. Karnan, Judge of Calcutta High Court, Judge of Calcutta High Court, as guilty of contempt of court, as guilty of contempt of court, and sentenced him, and guilty of contempt, CONTEMPT, contempt of court, contempt of court मतलब कोर्ट के फैसले के विरुद्ध जाना आप बोल सकते हो। ठीक है। contempt of court and sentenced him to 6 months of imprisonment, sentenced him to 6 months of imprisonment। 2017 की बात है, 6 महीने की सजा सुनाई थी सुप्रीम कोर्ट ने कलकत्ता हाई कोर्ट के जज को, सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को पूरे तरीके से फॉलो ना करने की वजह से आप बोल सकते हो। तो अक्सर जज ऐसा करते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट ने एक स्ट्रिक्ट एक्शन लिया, 6 महीने की जेल की सजा सुना दी कि सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को हाई कोर्ट को मानना ही पड़ेगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की सबॉर्डिनेट कोर्ट है कौन, हाई कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के फैसले को आप अनदेखा नहीं कर सकते हो, अनसुना नहीं कर सकते हो, क्योंकि वो आपका टॉप मोस्ट कोर्ट है आप बोल सकते हो। ठीक है। नंबर 2 पॉइंट, in 1997, in 1997 Supreme Court adopted a charter, Supreme Court adopted a charter named as restatement of values, named as restatement of values of judicial life, of judicial life, comma, it consists total 16 points, it consists total 16 points as code of judicial ethics, as code of जुडिशल एथिक्स। 1997 में ये एक चार्टर लेके आए थे जिसको बोलते हैं रीस्टेटमेंट ऑफ वैल्यूज ऑफ जुडिशियल लाइफ। मतलब एक जज को किन किन वैल्यूज को फॉलो करना है, तो वहां पे कुछ 16 पॉइंट बताए गए हैं जिसमें आप क्या करोगे क्या नहीं करोगे वो आपको पता चलता है। तो ये भी सुप्रीम कोर्ट लेके आई थी 1997 के अंदर, जजेस को थोड़ा डिसिप्लिन में रखने के लिए। उसके बाद यहीं तक लिखते हैं इसको। हम्म। बाकी तो फिर वो पॉलिटी वाला पोर्शन ही स्टार्ट हो जाएगा, वो तो पॉलिटी में तुम लोग करोगे। ठीक है, फिर यहाँ तक करते हैं इसको हम, बाकी हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। अभी तुम्हारे जो टेस्ट पड़े हुए हैं उनको चेक कर देता हूँ मैं। पिछली बार किस किसने टेस्ट दिया था? और दोनों ने? तुम लोग कहाँ पे थे? हैं? यूथनेशिया वाला और पब्लिक रिलेशनशिप वाला था ना?
हम्म